Let's Mike News at 5. नमस्कार, लेट्स माइक में आप सुन रहे हैं न्यूज़ एट 5। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से, फिर जानेंगे देश दुनिया और आपके अपने राज्यों तक की बड़ी अपडेट्स। संसद का मानसून सत्र पहलगाम हमले और एयर इंडिया विमान दुर्घटना के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ शुरू हुआ। लोकसभा में प्रश्नकाल की शुरुआत होते ही विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पहलगाम हमले के आतंकी अब तक नहीं पकड़े गए, मारे भी नहीं गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में इंटेलिजेंस फेलियर हुआ। ट्रंप 24 बार कह चुके हैं कि हमने युद्ध रुकवाया, सरकार को इन सभी का जवाब देना चाहिए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि देश में ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं कराना चाहती। हम चर्चा करेंगे और हर तरीके से करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के सभी पॉइंट्स को देश के सामने रखा जाएगा। इससे पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि विपक्ष का ये तरीका उचित नहीं है। पहले ही दिन ये आचरण सही नहीं, हमें मिथक तोड़ना चाहिए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष को भी बोलने का अवसर मिलना चाहिए। हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। तो ये एक नया अप्रोच है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी कहा कि अगर चर्चा के लिए तैयार हैं तो बोलने क्यों नहीं देते। अगर हर चीज के लिए तैयार है तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का मुंह बंद क्यों कर रहे हैं? खड़े हैं बोलने के लिए, बोलने देना चाहिए। संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित किया और मानसून सत्र को विजयोत्सव सत्र बताया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर सेना के पराक्रम और शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष में तिरंगा लहराने का जिक्र किया। पीएम मोदी ने विपक्ष के सामने एक लक्ष्मण रेखा खींचते हुए कहा कि मानसून सत्र में संसद से देश का गौरव गान सुनाई देगा। हर सांसद और दल के जरिए इसे सुना जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि मैं कामना करता हूं कि संसद का मानसून सत्र सार्थक हो और इसमें समृद्ध चर्चाएं हों जो हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। और मैं आज देशवासियों के सामने जरूर कहूंगा और देश के राजनीतिक दलों से भी कहूंगा कि देश ने एकता की ताकत देखी है, एक स्वर का सामर्थ्य क्या होता है देखा है। तो सदन में से भी सभी माननीय सांसद उसको बल दें, उसको आगे बढ़ाएं। और मैं जरूर कहूंगा, राजनीतिक दल अलग अलग हैं, हर एक का अपना एक एजेंडा है, अपनी एक भूमिका है, लेकिन मैं इस वास्तविकता को स्वीकार करता हूं कि दल हित में मत भले न मिले, लेकिन देश हित में मन जरूर मिले। इधर बिहार विधानसभा का भी मानसून सत्र शुरू हुआ। 17वीं विधानसभा का ये अंतिम सत्र 25 जुलाई तक चलेगा। ये पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इस मानसून सत्र के काफी हंगामेदार रहने की संभावना है। विपक्ष राज्य की खराब होती कानून व्यवस्था और मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण पर चर्चा चाहता है, लेकिन सरकार इसके लिए सहमत नजर नहीं आ रही है। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी विधायकों ने सदन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। भाकपा के विधायक काला कुर्ता पहनकर विधानसभा पहुंचे। वे अपने हाथों में एसआईआर के खिलाफ बैनर लिए हुए थे। विधायकों ने आरोप लगाया कि एसआईआर से दलित और पिछड़ों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी मांग है कि विधानसभा में स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन पर चर्चा हो। हम सब लोगों की मांग है, स्पीकर महोदय से भी और हम लोगों ने बात की है कि एसआईआर पर जो है विधानसभा में कम से कम चर्चा जो है कराई जाए। लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर बिहार विधानसभा है और बिहार लोकतंत्र की जननी है और यहीं से लोकतंत्र अगर समाप्त करने का कोई प्रयास करेगा तो हम लोग चुप बैठने वाले।
मुंबई को दहला देने वाली 2006 की सिलसिलेवार लोकल ट्रेन बम धमाकों की घटना में बॉम्बे हाईकोर्ट ने चौंकाने वाला फैसला सुनाया। अदालत ने इस मामले में दोषी ठहराए गए सभी 12 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। हाईकोर्ट ने 5 आरोपियों को सुनाई गई मौत की सजा को भी रद्द कर दिया और महाराष्ट्र सरकार की सजा की पुष्टि की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। बता दें कि 11 जुलाई 2006 को मुंबई की भीड़भाड़ वाली लोकल ट्रेनों में एक के बाद एक कुल 7 सिलसिलेवार धमाके हुए थे, जिनमें 189 लोगों की मौत हो गई थी और 800 से ज्यादा घायल हुए थे। इन धमाकों में विस्फोटक के तौर पर आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ था और इसके पीछे आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन का हाथ बताया गया था। इस मामले में साल 2015 में विशेष टाडा अदालत ने 15 आरोपियों में से 12 को दोषी करार दिया था। इनमें से 5 को मौत की सजा और बाकी 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने अब इस मामले में निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए सभी आरोपियों को निर्दोष करार देते हुए उन्हें जेल से रिहा करने का आदेश दिया है। शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा ने कहा, एक मुंबईकर के रूप में मैं बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले को स्वीकार नहीं कर सकता। दुख, वेदना व्यक्त करना चाहता हूं कि बॉम्बे हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, मैं उस वर्डिक्ट को एक मुंबईकर होने के नाते मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। 2006 में मैं स्वयं मुंबई का एक सांसद था और मैंने स्वयं जाके देखा कि उस टेररिस्ट अटैक में क्या क्या हुआ, कितने परिवारों को उस टेररिस्ट अटैक ने पूरी तरह से शैटर किया। और टेररिस्ट अटैक के तुरंत बाद हम अस्पताल में गए, पीड़ितों को हमने मदद की, उनके परिवार के सदस्यों को हमने एक प्रकार से राहत पहुंचाने की कोशिश की। और मैं महाराष्ट्र सरकार से अपील करता हूं कि उन्हें जल्द से जल्द देश के सबसे अच्छे वकीलों को इस मैटर में शामिल करना चाहिए और जल्द से जल्द इस बॉम्बे हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, उस वर्डिक्ट का उन्हें अपील करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि एजेंसी को राजनीतिक लड़ाइयों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने ये टिप्पणी 2 मामलों की सुनवाई के दौरान की। एक में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी बीएम पार्वती को राहत मिलने के खिलाफ ईडी की अपील थी और दूसरा मामला वकीलों को भेजे गए सम्मन से जुड़ा था। पहले मामले में ईडी ने कर्नाटक हाई कोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिसमें कर्नाटक सीएम की पत्नी बीएम पार्वती और कर्नाटक के शहरी विकास मंत्री बायरथी सुरेश के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई को रद्द कर दिया गया था। ये केस मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के कथित अवैध साइट आवंटन से जुड़ा था। हाईकोर्ट ने 7 मार्च को ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए कार्रवाई खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट के मुवक्किलों को कानूनी सलाह देने के लिए वरिष्ठ वकीलों को ईडी की ओर से सम्मन भेजे जाने से संबंधित एक स्वतः संज्ञान मामले पर भी विचार किया गया। खड़गपुर के इंजीनियरिंग छात्र और शारदा विश्वविद्यालय की डेंटल छात्रा की खुदकुशी के मामलों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इन घटनाओं ने हमारी मौजूदा शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। अब इन घटनाओं का सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों पर सख्ती दिखाते हुए दोनों संस्थानों से रिपोर्ट मांगी है। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में कुछ गड़बड़ है जिसके कारण छात्र आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर हो रहे हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा कि आज हफ्ते का पहला दिन है और इसकी शुरुआत दुख भरी खबरों से हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर इन मामलों में समय पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो विश्वविद्यालयों के प्रबंधन के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालयों को अपनी रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की सुनवाई अगले सोमवार को होगी। देश भर में भारी बारिश का दौर जारी है। मुंबई में तेज बारिश हो रही है, कई इलाकों में पानी भरा है। एयर इंडिया का AI 2744 प्लेन मुंबई एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान बारिश के चलते फिसल गया। इससे बड़ा हादसा टल गया। ये विमान कोच्चि से मुंबई आया था। विमान को जांच के लिए ग्राउंड कर दिया गया है। उधर हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हो रही है। यूपी में लगातार बारिश से नदियां और डैम उफान पर हैं। महोबा में उर्मिल बांध के 7 गेट एक साथ खोले गए जिससे कैमाहा गांव में बाढ़ आ गई।
हिमाचल के चंबा जिले में पहाड़ी से घर पर बड़ा पत्थर गिरने से दंपति की मौत हो गई। इनकी 5 महीने पहले ही शादी हुई थी। आज प्रदेश के 4 जिलों के 9 सब डिवीजन में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। वहीं जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में वैष्णो देवी मंदिर जाने के पुराने मार्ग पर भूस्खलन के कारण 3 तीर्थयात्री घायल हो गए हैं। मानसून के दौरान जम्मू कश्मीर में भी भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। इस भूस्खलन में चट्टाने और मलबा गिरने से रास्ते बंद हो गए हैं। बाणगंगा और लंगरहाल के लिए भूस्खलन होने से हजारों यात्री यात्रा मार्ग में फंस गए हैं। श्राइन बोर्ड स्थिति को नियंत्रित करने और रास्ता साफ करने में जुटा हुआ है। घटना के बाद श्राइन बोर्ड के सीईओ सचिन शर्मा ने कहा, सुबह करीब 8:30 बजे पत्थर गिरा, जिससे ट्रैक को थोड़ी क्षति पहुंची है। रेस्क्यू का काम जारी है। हम पूरी तरह से बचाव कार्य कर रहे हैं और ट्रैक से मलबा हटाने का काम भी किया जा रहा है। 8:30 बजे के आसपास पत्थर गिरा है, तो जो ट्रैक थोड़ा सा डैमेज हुआ है और रेस्क्यू कार्य चल रहा है। 7 लोग जो है वो माइनर इंजरी सस्टेन किए हैं और 3 लोग जो हैं वो क्रिटिकल इंजरी उनको हुई है, उनको शिफ्ट कर दिया गया है नारायणा हॉस्पिटल। किस तरह का रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है? आप देख रहे हैं यहाँ मौके पर सभी अधिकारी और जो राहत कार्य है वो चल रहा है। तो हम फुल फ्लेजेड जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरी तरीके से चला रहे हैं। साथ ही साथ ट्रैक भी जो है उसको भी मलबा जो है खाली करवा रहे हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस पार्टी की स्टूडेंट विंग एनएसयूआई ओडिशा के अध्यक्ष उदित प्रधान को रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद एनएसयूआई ने उदित प्रधान को निलंबित कर दिया। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी की ओर से एक बयान जारी कर इस बारे में जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया है कि एनएसयूआई इस तरह के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति रखती है। आखिरकार ब्रिटिश रॉयल नेवी का F-35B फाइटर प्लेन भारत को अलविदा कहने वाला है। 5 सप्ताह पहले तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करने के बाद यह फाइटर प्लेन 22 जुलाई को उड़ान भरेगा। हाइड्रोलिक सिस्टम की खराबी के कारण इस फाइटर जेट को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी और इस फॉल्ट को ठीक कर लिया गया है। जेट को उड़ान भरने की मंजूरी दे दी गई है। 14 जून को ब्रिटेन से ऑस्ट्रेलिया जा रहे F-35B फाइटर जेट को हाइड्रोलिक विफलता का सामना करना पड़ा था। इसके बाद इसे केरल के तिरुवनंतपुरम में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। पायलट को कम ईंधन स्तर और प्रतिकूल मौसम की स्थिति का सामना करना पड़ा। इसके बाद उसने सबसे पास के उपयुक्त एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग का विकल्प चुना, जो केरल में था। भारतीय वायुसेना ने लैंडिंग में मदद की। और अब खबरें दुनिया भर से। गजा पट्टी के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि गजा पट्टी में कई जगहों पर भोजन पहुंचाने की कोशिश करते हुए कम से कम 85 फलस्तीनी मारे गए। 21 महीने से ज्यादा समय से चल रहे युद्ध में सहायता चाहने वालों के लिए अब तक का ये सबसे घातक दिन रहा। इजरायली सेना के मध्य गजा के कुछ हिस्सों को खाली करने के आदेश जारी करने के बाद एक नई चिंता पैदा हो गई है। ये उन इलाकों में से एक है जहां इजराइल ने शायद ही कभी जमीनी सैनिकों के साथ काम किया हो और जहां सहायता वितरित करने की कोशिश कर रहे कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन मौजूद हैं। एक समूह ने कहा कि कई कार्यालयों को तुरंत खाली करने का निर्देश दिया गया है। इजराइल की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई है। जापान की सत्तारूढ़ गठबंधन को चुनाव में संसद के ऊपरी सदन में बहुमत नहीं मिल सका है। इससे प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा की राजनीतिक स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो गई है। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन को ऊपरी सदन में सिर्फ 47 सीटें मिली, जो बहुमत के लिए जरूरी 50 सीटों से कम है। गौरतलब है कि जापान की संसदीय व्यवस्था में निचला सदन अधिक शक्तिशाली माना जाता है। सत्तारूढ़ गठबंधन पिछले साल अक्टूबर में ही निचले सदन में बहुमत गंवा चुका है। हालांकि प्रधानमंत्री इशिबा ने स्पष्ट किया है कि वे पद पर बने रहेंगे। उन्होंने इसकी वजह अमेरिका के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते को बताया। इशिबा ने कहा कि जापान को 1 अगस्त तक अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को अंतिम रूप देना है। ये मेरी प्राथमिक जिम्मेदारी है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक बड़ा हादसा हुआ है। बांग्लादेश वायुसेना का एक F-7 ट्रेनिंग जेट उत्तरा इलाके में माइलस्टोन स्कूल और कॉलेज के कैंपस में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में कई लोगों के हताहत होने की आशंका है। हादसे के बाद स्कूल परिसर में धुआं और चीख पुकार मच गई। भारी नुकसान की खबर है। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है। स्थानीय प्रशासन और सेना राहत कार्यों में जुटे हैं। आप सुन रहे थे लेट्स माइक,
मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।